पास एक जोड़ी बैल थे जिससे हमारी खेती होती थी जी। और जब शिक्षा की कसौटी आई तो माँ ने वो एक जोड़ी बैल 3,000 रुपये में बेच के मुझे शिक्षा के लिए आगे भेजा। भारत इन्हीं विधाओं का दूसरा नाम है कि माँ अपने बच्चे के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व त्याग करती है, सोचती है कि एक दिन वो मेरे लिए कुछ करेगा। बचपन से हमारे क्रांतिकारियों की याद आती थी। हमारे क्रांति हमारे जीवन को प्रेरणा देते थे कि भाई हमें अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना है। एक तरफ ये अमेरिका का लग्जरियस लाइफ का रास्ता था, और लग्जरियस लाइफ में किसने क्या किया है ना, तो ऊपर संघर्ष ही जाता है। उस मार्ग के माध्यम से फिर हमें बहुत प्रेरणा मिली क्रांतिकारियों के जीवन से, और हमने गांधी को काफ़ी डूब कर पढ़ा, और वहाँ से हमको एक तपस्या का मार्ग मिला, और हमने अपने जीवन में सादगी लाई, जीवन की सारी इच्छाओं को नियंत्रित किया, और हम अपने अमेरिका से जो भी हमारा बैकपैक था, हमने अपने वहाँ से अपने जो करियर था उस लाइफ को अलविदा कहा। हम अपने गांव आए और देखा तो भूमि बंजर थी, टीले थे, बीहड़ थी, पानी नहीं था। तो फिर हमने उसके लिए काम शुरू किया, और पहले हमने 50 एकड़ में, फिर 100 एकड़ में फूड फॉरेस्ट लगाया, वनग्राम लगाया, और अब हम 1500 एकड़ में एक वनग्राम की स्थापना कर रहे हैं, छेड़ी बसाया गाँव। ग्रामीण व्यवस्था हमारे गांव आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हुआ करते हैं। प्रधानमंत्री भी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं और चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने। तो बनेगा तो तब जब गांव आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे गांव आत्मनिर्भर थे, लेकिन ये जो औद्योगिक व्यवस्था आई जिसने बड़े बड़े उद्योग शहरों में खड़े किए, और गांव में कोई उद्योग, जो गांव के उद्योग थे वो नष्ट हो गए। उन उद्योगों को पुनः स्थापित करना है भारत उदय के छत्र द्वारा। भारत उदय का जो अभियान है, द राइज ऑफ इंडिया, कि भारत विश्व गुरु बने, तब बनेगा ना जब हमारा गांव में खुद का अपनी अर्थव्यवस्था हो। तो गांव के सारे उद्योग में खड़े जाएंगे, तो गांव के जो हम उद्योग खड़े करेंगे वो स्वावलंबी होंगे, सस्टेनेबल होंगे, अक्षय विकास की ओर बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर इससे पलायन भी रुकेगा। पलायन तो 100% रुकेगा। माँ का दर्जा पूरे जहान में होता है, वो सबसे ऊपर होता है। एक माँ जो अपने बच्चे को राजकुमार के तौर पे देखती है, एक माँ जो अपने बच्चे को सबसे ऊपर देखना चाहती है, और जब माँ समर्पण करती है, स्नेह देती है, आशीर्वाद देती है, तो बेशक जब होनहार बच्चा होता है तो वो इतिहास खड़ा करता है। और एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, पंडित रविकांत पाठक जी, जिन्होंने अपने जज्बे, जुनून और माँ के आशीर्वाद से एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आज सारी दुनिया उन्हें जानती है। बुंदेलखंड का और हिंदुस्तान का पहला वन ग्राम बनाने का सपना इन्होंने देखा है, और न सिर्फ देखा है, उसे कारगर रूप देने में जुटे हुए हैं। आपके बारे में सीधे जानेंगे किस तरीके से संघर्षों से जीवन रहा इनका, और किस मुकाम पर अब ये पहुंचकर क्या सोच है। तो सबसे पहले सर शुरुआत जानना चाहेंगे, जन्मस्थली आपकी कहाँ है, किन संघर्षों से आप क्या आपका कैरियर रहा, और आप कहाँ पहुँचे? मेरा जन्म बुंदेलखंड के एक बीहड़ के गांव छेड़ी बसायक, जो जनपद हमीरपुर में है इस समय, में हुआ था। मैंने वहीं के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। वो गांव मेरा बचपन का गांव था, बहुत प्यारा सा कोने में। वहाँ कोई सड़क नहीं थी, वहाँ बिजली नहीं थी, एक सुदूर जैसे साधारण भारत के अंतिम गांव हुआ करते हैं। वहाँ से आज यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग स्वीडन में मैं प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण का। तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा बहुत ही सहज, कोई सरपट सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ी की तरह नहीं है। इस यात्रा के अपने कंटक भरे मार्ग हैं, और उन मार्गों की कहानी ये है कि वहाँ से संघर्ष करके मैं IIT बॉम्बे तक पहुँचा। तो IIT की तैयारी करने के लिए मेरे सामने गरीबी की परिस्थितियाँ थीं, और हमारे पास एक जोड़ी बैल थे जिससे हमारी खेती होती थी। जब माँ के सामने प्रश्न आया कि बेटे को IIT की तैयारी करानी है और या फिर घर चलाना है, तो माँ ने एक जोड़ी बैल बेचकर
मेरे स्कूल की फ़ीस भरी थी और उनका वो त्याग, उनकी वो मेहनत रंग लाई। मेरा आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ। मैं आईआईटी बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ाई की और वहाँ से फिर मैं हांगकांग गया, पीएचडी की और अमेरिका के कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में, जो वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन के लिए उच्च श्रेणी में आता है, टॉप रैंकिंग में आता है, वहाँ पे मैं एज ए साइंटिस्ट काम कर रहा था। तो 2004 से 2007 के समय मैं जब अमेरिका में था तो मेरे मानस में एक बात स्पष्ट हो गई कि अब यहाँ से मेरा करियर समृद्ध है, मैं अमेरिका की भोग विलास वाली ज़िंदगी जी के अपना पूरा जीवन ख़त्म कर सकता हूँ। तभी मेरे जीवन में एक अंधेरा था और मुझे अंतरात्मा कचोटने लगी। मैंने हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन्होंने बलिदान दिए, हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, आज़ाद, सुभाष, गांधी, टैगोर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र के लिए दिया, उनकी कहानियों ने मुझे झकझोरा, प्रेरित किया। और 2007 में मैं स्वयं एक तपस्या का जीवन मैंने प्रारंभ किया और फिर वहाँ पर मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने देश वापस लौटूंगा, स्वदेश वापस लौटूंगा और मैं भारत को समृद्ध करने के लिए, भारत जो एक समय सोने की चिड़िया था, भारत जो विश्वगुरु कहलाता था, उसके लिए मैं काम करूंगा। और तो यहाँ आकर के भारत उदय, द राइज ऑफ इंडिया, उसके लिए मैंने काम शुरू किया और हमारा संकल्प था कि हम भारत को अगर समृद्धशाली बनाना है तो गांव को समृद्धशाली बनाना पड़ेगा। और वहाँ से आकर के हमने जैविक खेती के प्रयास शुरू किए। भूमि बंजर थी, पानी नहीं था, पीहड़ था, टीले थे, भयावह स्थिति थी, कुछ भी नहीं उगता था उस भूमि पे। उस भूमि पर हमने अपना ध्वज गाड़ा और कुदाल चलाया। आज वहाँ पे सैकड़ों बीघों में फल लदे हुए हैं। एक जैविक खेती का एक बड़ा प्रकल्प वहाँ इस समय खड़ा है और हम भारत का पहला वन ग्राम बनाने जा रहे हैं छेड़ी वसायक को, जिसमें हमने 1500 बीघे की भूमि में चारों तरफ से किसानों के सुरक्षा के लिए बाड़ लगाई है, उनके लिए पानी की व्यवस्था की है, पानी का प्रबंधन किया है। जो नई टेक्नोलॉजी है ड्रिप, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और इस पूरे 1500 बीघे में कोई बंजर पड़ी हुई थी, कीचड़ लगा हुआ था, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ से किसान पलायन कर गया था। उन किसानों को इस वन ग्राम के रूप में स्थापित किया जा रहा है और ये भारत का पहला वन ग्राम हम स्थापित कर रहे हैं। जिस तरीके से आप एक एज ए साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर हैं, तो जब इंडिया लौटे आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर, तो इस कॉन्सेप्ट की सोच कैसे आई कि वन ग्राम ही बनाना है, बहुत सारे और कुछ भी करने को था, ये सोच कहाँ से आई? अगर भारत को समृद्ध करना है तो भारत के गांव को समृद्ध करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरणीय दृष्टि से। तो वन ग्राम एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जिस सिस्टम में किसान को प्रकृति के साथ चलते हुए पुनः आय का साधन हो। हर किसान को जैसे उसने फलों के वृक्ष लगा दिए तो फसल के साथ साथ उसको हर वर्ष गारंटी है कि उसको आय आएगी। उस पे जलवायु परिवर्तन का इन फलों पर कम प्रभाव पड़ेगा, जबकि छोटी जो फसल होती है छोटे पौधे की, उस पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बड़ा पेड़ सूखा भी सहन कर लेगा। ये वन ग्राम है, ये जलवायु परिवर्तन से पूरे इस देश को लड़ने की सामर्थ्य देंगे। ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है रेसिलियंस डेवलपमेंट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन हो रहा है क्योंकि लोगों की भोगवादी प्रवृत्ति के कारण लोग इतना बिजली का, इतनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको तभी रोका जा सकता है जब पूरा संसार एक साथ खड़ा हो जाए और ये बिजली का जो दोहन है वो रुके, कोयला जलना बंद हो, बिजली बनना बंद हो, हम एक सरल जीवन शैली में दौड़ें। उससे अच्छा ये है कि हम नए समाधान दें और वन ग्राम भारत के किसान की आय दुगनी तिगनी चौगुनी करने का एक बड़ा प्रकल्प है। अगर गांव-गांव वन ग्राम बनेगा तो ये राष्ट्र समृद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वीडन में एक साइंटिस्ट प्रोफेसर
और उसके बाद वन ग्राम में आके एक साधारण से किसान, दोनों में कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं? सामंजस्य सरल है। हम बचपन में एक कविता पढ़ते थे कि माँ मैं तो इंसान बनूंगा, राजा नहीं किसान बनूंगा। तो वो जो किसान है, किसान भारत की आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है। गांव भारत की आत्मा है। यहाँ पर इन गांवों में ही वास्तव में हमारा सही भारत बसता है। तो गांव में रहना, और वास्तव में गांव पवित्र है। शहरों में घुटन हो रही है, आप दे रहे हैं, पैंडेमिक ने शहरों को तोड़ के रख दिया है। गांव अभी भी सस्टेनेबल हैं, यहाँ अक्षयता है, यहाँ अक्षय विकास की 1000 संभावनाएं हैं। इसीलिए गांव में रहना है तो गांव की तरह सहज प्रकृति के साथ जीना होगा, और वही ध्येय है, उसी तरह जी रहे हैं। अभी कितने किसानों को लाभ मिल रहा है आपके इस वन ग्राम के प्रोजेक्ट से, और आगे क्या सोच रही है वन ग्राम को लेके? अभी सैकड़ों किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों ने अपने खेतों में जो लगा हुआ कीचड़ था, 30 वर्ष से वहाँ पे दाना नहीं बोया गया था। ये पवित्र भूमि है, जैसे ही इस पे दाना दोबारा बोया जाएगा, क्योंकि उस दाना बोने का और हमने पेड़ लगाने का जो इकोसिस्टम तैयार किया है, उसमें किसान को कोई खर्च नहीं करना है, तो उसको सिर्फ लाभ ही लाभ होना है। अगर हमारी सरकारें वन ग्राम के लिए तैयार हो जाएं तो किसान तो हाथों हाथ खड़ा हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो सैकड़ों 300 किसान की परियोजना है ये। 1500 बीघे में हम 300 किसान परिवारों को खा। तो जिस तरीके से आप इस वन ग्राम के लिए कार्य कर रहे हैं, तो अभी तक कोई प्रशासनिक सहयोग या शासन प्रशासन तक इस बात को सही मंच से पहुंचाया गया या नहीं? अभी तक इसमें प्रयास जारी है, और अभी तक हमको कोई वित्तीय सहायता अभी प्राप्त नहीं हुई है। ये संपूर्ण एकल प्रयास है, हमारे साथियों का प्रयास है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रयास है, और हम लोगों को एक मॉडल खड़ा करना चाहते हैं। राष्ट्रव्यापी अभियान बने ये, कि हम सब मिलेंगे तो हम अपनी व्यवस्था को, हम अपने इकोसिस्टम को बढ़ा सकते हैं। गुरुकुल का जो सोच थी आपकी, जो जिस पे आप कार्य कर रहे हैं, कैसे आई और क्या कितना कुछ किया जा रहा है गुरुकुल के लिए? देखिए, भारत विश्व गुरु था। जब भारत विश्व गुरु था, यानी ज्ञान का केंद्र था, उस समय भारत में 6 लाख से ऊपर गुरुकुल हुआ करते थे। हर गांव में अपनी एक गुरुकुल व्यवस्था थी। एक चरित्रवान व्यक्ति गांव के बच्चों को अपने साथ रखता था, पढ़ाता था, व्यवस्था थी। अंग्रेज आए तो व्यवस्था टूटी, और एक नई व्यवस्था आई, उसने पुरानी व्यवस्था को तोड़ दिया। लेकिन नई व्यवस्था आई, उसमें चरित्र निर्माण करने का सामर्थ्य नहीं है व्यक्ति में। तो जब व्यक्ति का चरित्र निर्माण नहीं होगा, तो उसको अगर आप किसी अयोग्य व्यक्ति को अस्त्र और शस्त्र दे देंगे, उसको वो औजार दे देंगे जिससे विनाश कर पाए, तो विनाश होगा। यही इस समय क्लाइमेट चेंज का है, विनाश है। तो हो यही रहा है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हुए हैं, वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं। और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, यानी हर व्यक्ति उद्योग के ही प्रोडक्ट यूज़ करेगा। जो उत्पाद हैं वो उद्योग से, फैक्ट्री में बन के निकले। भाई दातुन करना लोगों ने बंद कर दी, क्योंकि कहा कह रही है तो पिछड़ापन है। जबकि दातुन सबसे साइंटिफिक दांत साफ करने का तरीका है, वो सॉफ्ट है, उसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है। ये सिंपल समझ है। तो भारत बुद्धिमत्ता का केंद्र था, भारत में पहले से समझ थी, भारत एक सस्टेनेबल सोसाइटी थी, भारत आज भी सस्टेनेबल सोसाइटी है, अगर हम इससे जो औद्योगिक क्रांति का प्रदूषण आया है उसको हटा दें। तो गुरुकुल सर कितने दिन से चल रहा है आपका, कितने बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं? गुरुकुल हमने 2018 में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उसकी जो कैंपस है वो तैयार हुआ, उसकी परिसर तैयार हुई, और 18 से हमने शुरू किया। हमारा 1.5 वर्ष चला, और कोविड के कारण उसको अभी स्थगित है। परंतु संभावना ये है कि हम बच्चों के आंतरिक विकास पे उस गुरुकुल में काम करेंगे, और जिस तरह हम वन ग्राम हर गांव में बनाना चाहते हैं, उसी तरह वन ग्राम से जुड़ा हुआ गुरुकुल है। क्योंकि अगर गांव को समृद्ध करना है तो उसकी नई पीढ़ी को गढ़ना पड़ेगा, और गुरुकुल नई पीढ़ी गढ़ने का कार्यक्रम है। शिक्षा के साथ साथ जो भी आपकी तार्किक शिक्षा है, तो शिक्षा 3 प्रकार से चलती है। पहली शिक्षा है कि व्यक्ति में तर्क शक्ति होनी चाहिए, यानी ज्ञान होना चाहिए उससे। दूसरा, उसके पास विद्या होना चाहिए, दैट मीन्स कोई भी परफॉर्म करने का, कोई भी चीज़ कार्य करने का सामर्थ्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, एबिलिटी टू परफॉर्म। और तीसरा है कि
कि व्यक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, यानी वो अनहार्मफुल हो, हानिकारक ना हो व्यवस्था। हमारे पास अस्त्र शस्त्र लेकिन हम हानिकारक नहीं हैं, हम रक्षक बन सकते हैं। तो उसी तरह भारत के इन गुरुकुलों में, जो कि सस्टेनेबिलिटी के आधार पर उच्च कोटि के विद्यालय होंगे, जो आज के विद्यालय हैं जिनमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा के नौकरी के लिए तैयार किया जाता है, हम यहाँ पे बच्चों को स्वावलंबी बनाएंगे, उनका चरित्र निर्माण होगा, अच्छे मनुष्य बनेंगे, ताकि वो इस व्यवस्था, इस संसार के लिए हार्मफुल ना हो, हानिकारक ना हो। तो संयमित होंगे तो सादा जीवन, उच्च विचार उनमें प्रफुल्लित हो, प्रवाहित होगा। गुरुकुल के छात्र और उसके बाद उन्हें नई व्यवस्था, दोनों में कैसे तालमेल बैठेगा? ये गुरुकुल के छात्र अपनी सस्टेनेबल व्यवस्था बनाएंगे, ये एंटरप्रेन्योर्स होंगे, अपने व्यवसाय खड़े करेंगे, ऐसी नई खोजें करेंगे हमारे, जो इस प्रकृति के सम्यक हो, प्रकृति सम्यक विकास में भागीदार होंगे हमारे गुरुकुल से निकले हुए छात्र, और नेतृत्व का काम करेंगे इस देश में। अपने स्थानीय नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व तक के लिए हम अपने छात्रों को तैयार करेंगे। भाई हम स्वयं लगे हैं ना उसमें, हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव लिए हैं, और हम लौट कर जब अपने गांव में अपने ग्रामीण प्रतिभा के साथ काम करेंगे तो ज्ञान की धारा बहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जन यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, एकदम सरल व्यक्तित्व, तो वहाँ पहुँचते हैं तो कभी कोई चर्चा इंडिया के और आपके जो आप कर रहे हैं ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, इस बारे में वहाँ भी कभी अपने स्टूडेंट्स से या चर्चाएँ होती हैं, और किस तरीके का माहौल इन बातों को लेकर? निश्चित ही हमारा NRIs के साथ, हम NRIs हैं जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं या अन्य देशों में हैं, उनके साथ हमारा नेटवर्क है। हम उनको प्रेरित करते हैं, हम उनको कहानी बताते हैं, चर्चा करते हैं, ऑनलाइन चर्चा करते हैं कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो चर्चाएं होती हैं अमेरिका में, जो साथी हैं हमारे IIT से पढ़ के गए हैं, उनसे चर्चाएं होती हैं, उनको प्रेरित करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सब मिलकर भारत माता के लिए कुछ करें। और गांव खड़ा होगा तो ये देश, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं पुनः कहूँगा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव को समृद्धशाली, वैभवशाली बनाने के लिए भारत उदय के पास संपूर्ण मॉडल है। गुरुकुल का मॉडल, वनग्राम की व्यवस्था, जैविक वनग्राम बनेंगे। जज्बा देशभक्ति का, जज्बा देश के लिए कुछ करने का, जज्बा अपनी मिट्टी से जुड़े होने का, और जज्बा गांव में कुछ अलग कर गुजरने का, और यही सोच पंडित रविकांत पाठक को अपने आप में अलग बनाती है, अनूठा बनाती है, एक उदाहरण बनाती है। जिस तरीके के कल्चर और VIP कल्चर कहना चाहिए, उससे हट करके अपनी मातृभूमि के लिए जो समर्पण पंडित रविकांत पाठक दिखला रहे हैं, वो एक मिसाल है। इनका वनग्राम और गुरुकुल की जो सोच है, वो निश्चित तौर पे भारत को एक अलग दिशा में ले जाएगी। ज़रूरत है तो सिर्फ शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की।